बंदर से मनुष्य बनने में श्रम की भूमिका। फ्रेडरिक एंगेल्स। इस लेख का उद्देश्य एक बड़े काम का परिचय देना था जिसे एंगेल्स ने डाई ड्रेई ग्रुंडफॉर्मेन डेर केनेचेशाफ्ट सामान्य योजना की रूपरेखा कहने की योजना बनाई थी। एंगेल्स ने इसे कभी पूरा नहीं किया, न ही इस परिचय को, जो अंत में समाप्त हो जाता है। इसे डायलेक्टिक्स ऑफ नेचर में शामिल किया जाएगा। राजनीतिक अर्थशास्त्री कहते हैं कि श्रम ही सभी धन का स्रोत है, और यह वास्तव में स्रोत है प्रकृति के बाद, जो इसे वह सामग्री प्रदान करती है जिसे यह धन में परिवर्तित करता है। लेकिन यह इससे भी कहीं अधिक है। ये सभी मानव अस्तित्व के लिए प्रमुख बुनियादी शर्त है, और यह इस हद तक है कि एक अर्थ में हमें यह कहना होगा कि श्रम ने स्वयं मनुष्य का निर्माण किया है। कई लाख साल पहले, एक ऐसे युग के दौरान जिसे अभी तक निश्चित रूप से निर्धारित नहीं किया जा सका है, पृथ्वी के इतिहास की उस अवधि के दौरान जिसे भूवैज्ञानिक तृतीय काल के रूप में जानते हैं, संभवतः इसके अंत की ओर मानव वानरों की एक विशेष रूप से अत्यधिक विकसित प्रजाति कहीं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में रहती थी, संभवतः एक विशाल महाद्वीप पर जो अब हिंद महासागर के तल में डूब गया है। 1870 के दशक में जब ये लिखा गया था, ब्रिटिश प्राणी भूगोलवेत्ता फिलिप लुटली स्लेटर ने ये सिद्धांत प्रस्तुत किया था कि एक महाद्वीप, जिसे उन्होंने लेमुरिया कहा था, अस्तित्व में था, जो आधुनिक मेडागास्कर से भारत और सुमात्रा तक फैला हुआ था, और यह महाद्वीप तब से हिंद महासागर के नीचे डूबा हुआ है। डार्विन ने हमें हमारे इन पूर्वजों का एक अनुमानित विवरण दिया है। वे पूरी तरह से बालों से ढके हुए थे, उनकी दाढ़ी और नुकीले कान थे, और वे पेड़ों पर समूहों में रहते थे। सबसे पहले उनके रहने के तरीके के कारण, जिसका मतलब था कि चढ़ाई करते समय हाथों का काम पैरों से अलग था, इन वानरों ने चलने के लिए अपने हाथों का इस्तेमाल करने की आदत खो दी और अधिक से अधिक सीधा मुद्रा अपना ली। ये वानरों से मनुष्य बनने में निर्णायक कदम था। सभी मौजूदा मानवरूपी वानरों को सीधा खड़ा किया जा सकता है और वे अपने पैरों पर ही चल सकते हैं, लेकिन केवल तभी जब उन्हें बहुत ही जरूरत हो और वे बहुत ही अनाड़ी तरीके से चल सकते हैं। उनकी प्राकृतिक चाल आधी खड़ी मुद्रा में होती है और इसमें हाथों का इस्तेमाल भी शामिल होता है। अधिकांश वानरों की मुट्ठी की पो जमीन पर टिकी होती है और पैरों को ऊपर खींचकर वे अपने लंबे हाथों से शरीर को झुलाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे कोई अपन बैसाखी पर चलता है। आमतौर पर चारों पैरों पर चलने से लेकर दो पैरों पर चलने तक के सभी संक्रमण चरण आज भी वानरों में देखे जा सकते हैं। हालांकि बाद वाली चाल कभी भी उनमें से किसी के लिए एक अस्थायी चाल से ज्यादा नहीं बन पाई है। ये तर्कपूर्ण है कि यदि हमारे बालों वाले पूर्वजों के बीच सीधी चाल पहले नियम बन गई और फिर समय के साथ एक आवश्यकता बन गई, तो इस बीच अन्य विविध कार्य हाथों पर आ गए होंगे। वानरों में पहले से ही हाथ और पैरों के उपयोग के तरीके में कुछ अंतर है। जैसा कि ऊपर बताया गया है, चढ़ाई में हाथ और पैर अलग अलग उपयोग करते हैं। हाथों का उपयोग मुख्य रूप से भोजन इकट्ठा करने और पकड़ने के लिए किया जाता है, ठीक उसी तरह जैसे निचले स्तनधारियों के अगले पंजे का उपयोग किया जाता है। कई वानर अपने हाथों का उपयोग पेड़ों पर अपने घोंसले बनाने या यहाँ तक कि मौसम से खुद को बचाने के लिए शाखाओं के बीच छत बनाने के लिए करते हैं, जैसे कि चिंपांजी करते हैं। अपने हाथों से वे दुश्मनों से खुद को बचाने के लिए लाठी पकड़ते हैं, या अपने दुश्मनों पर फलों और पत्थरों से हमला करते हैं। कैद में वे अपने हाथों का उपयोग मनुष्यों से कॉपी किए गए कई सरल कार्यों के लिए करते हैं। यहीं पर हम सबसे अधिक मानव जैसे वानरों के अविकसित हाथ और सैकड़ों हजारों वर्षों के श्रम से अत्यधिक परिपूर्ण किए गए मानव हाथ के बीच बहुत बड़ी खाई देखते हैं। दोनों हाथों में हड्डियों और मांसपेशियों की संख्या और सामान्य व्यवस्था एक समान है, लेकिन सबसे निचले स्तर के असभ्य व्यक्ति का हाथ सैकड़ों कार्य कर सकता है, जिसकी नकल कोई भी बंदर का हाथ नहीं कर सकता। किसी भी बंदर के हाथ ने कभी भी सबसे भद्दे पत्थर के चाकू का निर्माण नहीं किया है। हमारे पूर्वजों ने बंदर से मनुष्य बनने के कई हजार वर्षों के दौरान धीरे धीरे अपने हाथों को अनुकूलित करना सीखा। जो पहले ऑपरेशन थे, वे बहुत ही सरल हो सकते थे। सबसे निचले दर्जे के जंगली लोग, यहाँ तक कि वे लोग भी जिनमें शारीरिक रूप से गिरावट के साथ साथ अधिक पशु जैसी स्थिति में वापसी की संभावना हो सकती है, फिर भी इन संक्रमणकालीन प्राणियों से कहीं बेहतर हैं। पहली चकमक पत्थर को मानव हाथों द्वारा चाकू में ढालने से पहले संभवतः एक ऐसा समय बीत गया था जिसकी तुलना में हमारे लिए ज्ञात ऐतिहासिक अवधि महत्वहीन लगती है।
लेकिन निर्णायक कदम उठाया जा चुका था, हाथ स्वतंत्र हो गया था और अब से और भी अधिक निपुणता प्राप्त कर सकता था। इस प्रकार अर्जित अधिक लचीलापन विरासत में मिला और पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ता गया। इस प्रकार हाथ न केवल श्रम का अंग है, बल्कि यह श्रम का उत्पाद भी है। केवल श्रम के द्वारा, लगातार नए कार्यों के अनुकूलन के द्वारा मांसपेशियों, स्नायु बंधन और लंबे समय तक हड्डियों की विरासत के माध्यम से, जो विशेष विकास से गुजरे हैं और नए, अधिक से अधिक जटिल कार्यों में इस विरासत में मिली उत्कृष्टता के निरंतर नए उपयोग के द्वारा, मानव हाथ को पूर्णता की उच्च डिग्री दी गई है, जो राफेल की तस्वीरों, थोरवल्ड्सन की मूर्तियों, पगानिनी के संगीत को बनाने के लिए आवश्यक है। लेकिन हाथ अकेले अस्तित्व में नहीं था, यह एक अभिन्न, अत्यधिक जटिल जीव का केवल एक अंग था। और जो हाथ को लाभ पहुंचाता था, उससे पूरे शरीर को लाभ होता था जिसकी वह सेवा करता था, और ये दो तरह से हुआ। सबसे पहले शरीर को विकास के सहसंबंध के नियम से लाभ हुआ, जैसा कि डार्विन ने कहा था। ये नियम बताता है कि एक जैविक प्राणी के अलग अलग हिस्सों के विशेष रूप हमेशा अन्य भागों के कुछ रूपों से बंधे होते हैं जिनका उनसे कोई संबंध नहीं होता है। इस प्रकार सभी जानवर जिनमें कोशिका नाभिक के बिना लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं, और जिनमें सिर एक दोहरे जोड़ कोंडाइल्स के माध्यम से पहली कशेरुका से जुड़ा होता है, बिना किसी अपवाद के अपने बच्चों को दूध पिलाने के लिए लैक्टियल ग्रंथियां भी होती हैं। इसी तरह स्तनधारियों में फटे खुर नियमित रूप से जुगाली करने के लिए एक से अधिक पेट के होने से जुड़े होते हैं। कुछ रूपों में परिवर्तन से शरीर के अन्य भागों के रूप में भी परिवर्तन होता है, हालांकि हम इस संबंध को स्पष्ट नहीं कर सकते हैं। नीली आंखों वाली बिल्कुल सफेद बिल्लियां हमेशा, या लगभग हमेशा, बहरी होती हैं। मानव हाथ की धीरे धीरे बढ़ती पूर्णता और पैरों का सीधा चलने के लिए अनुकूलन निस्संदेह इस तरह के सहसंबंध के कारण जीव के अन्य भागों पर प्रतिक्रिया करता है। हालांकि इस कार्रवाई की अभी तक पर्याप्त जांच नहीं हुई है, जिससे हम सामान्य शब्दों में तथ्य बताने के अलावा और कुछ कर सकें। हाथ के विकास का बाकी जीव पर प्रत्यक्ष प्रभाव कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। ये पहले ही उल्लेख किया जा चुका है कि हमारे बंदर पूर्वज मिलनसार थे। सभी जानवरों में सबसे अधिक सामाजिक मनुष्य की उत्पत्ति गैर सामूहिक तत्काल पूर्वजों से करना स्पष्ट रूप से असंभव है। प्रकृति पर प्रभुत्व हाथ के विकास के साथ, श्रम के साथ शुरू हुआ और हर नई प्रगति के साथ मनुष्य के क्षितिज को चौड़ा किया। वह लगातार प्राकृतिक वस्तुओं में नए, अब तक अज्ञात गुणों की खोज कर रहा था। दूसरी ओर श्रम के विकास ने समाज के सदस्यों को आपसी सहयोग और संयुक्त गतिविधि के मामलों को बढ़ाकर और प्रत्येक व्यक्ति के लिए इस संयुक्त गतिविधि के लाभ को स्पष्ट करके एक साथ लाने में मदद की। संक्षेप में, मनुष्य उस बिंदु पर पहुंच गए जहां उन्हें एक दूसरे से कुछ कहना था। आवश्यकता ने अंक का निर्माण किया। बंदर के अविकसित स्वरयंत्र को धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से स्वरों द्वारा लगातार अधिक विकसित स्वरों का उत्पादन करने के लिए रूपांतरित किया गया, और मुंह के अंगों ने धीरे धीरे एक के बाद एक स्पष्ट ध्वनि का उच्चारण करना सीखा। जानवरों के साथ तुलना ये साबित करती है कि श्रम की प्रक्रिया से भाषा की उत्पत्ति की यह व्याख्या ही एकमात्र सही है। सबसे विकसित जानवरों को भी एक दूसरे से संवाद करने के लिए जो थोड़ी सी जरूरत होती है, उसके लिए स्पष्ट भाषण की जरूरत नहीं होती। अपनी प्राकृतिक अवस्था में कोई भी जानवर बोलने या मानवीय भाषण को समझने में असमर्थता के कारण खुद को अक्षम महसूस नहीं करता। जब उसे मनुष्य द्वारा पालतू बनाया जाता है तो ये बिल्कुल अलग होता है। कुत्ते और घोड़े ने मनुष्य के साथ मिलकर स्पष्ट भाषण के लिए इतनी अच्छी कान विकसित कर ली है कि वे अपनी अवधारणा की सीमा के भीतर किसी भी भाषा को आसानी से समझ लेते हैं। इसके अलावा उन्होंने मनुष्य के प्रति स्नेह, कृतज्ञता आदि जैसी भावनाओं की क्षमता हासिल कर ली है, जो पहले उनके लिए विदेशी थी। ऐसे जानवरों के साथ ज्यादा संबंध रखने वाला कोई भी व्यक्ति शायद ही इस विश्वास से बच पाएगा कि कई मामलों में अब वे बोलने में अपनी असमर्थता को एक दोष के रूप में महसूस करते हैं। हालांकि दुर्भाग्य से यह एक ऐसा दोष है जिसका अब कोई समाधान नहीं हो सकता, क्योंकि उनके वाक अंग एक निश्चित दिशा में बहुत ज्यादा विशिष्ट हो गए हैं। हालांकि जहां वाक अंग मौजूद है, वहां कुछ सीमाओं के भीतर यह अक्षमता भी गायब हो जाती है। पक्षियों के मुख अंग मनुष्य के मुख अंगों से बहुत भिन्न होते हैं, फिर भी पक्षी ही एकमात्र ऐसे प्राणी हैं जो बोलना सीख सकते हैं, और सबसे भयानक आवाज वाला पक्षी तोता सबसे बढ़िया बोलता है।
किसी को यह आपत्ति नहीं होनी चाहिए कि तोता जो बोल रहा है उसे समझ नहीं पा रहा है। ये सच है कि मनुष्यों से बात करने और उनके साथ घुलने मिलने के आनंद के लिए तोता घंटों लगातार बकबक करता रहेगा, अपनी पूरी शब्दावली को लगातार दोहराता रहेगा। लेकिन अपनी अवधारणाओं की सीमा के भीतर वह ये भी सीख सकता है कि वह क्या बोल रहा है। तोते को गाली गलौज इस तरह सिखाएं कि उससे उनके अर्थ का अंदाजा हो जाए। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों से लौटने वाले नाविकों के लिए यह एक बड़ा मनोरंजन है। उसे चिढ़ाएं और आप जल्द ही पाएंगे कि वह बलिन के एक फल विक्रेता की तरह ही गाली गलौज का सही इस्तेमाल करना जानता है। यही बात खाने पीने की चीजों के लिए भीख मांगने के बारे में भी सच है। पहले श्रम, उसके बाद और फिर उसके साथ वाणी, ये दो सबसे जरूरी उत्तेजनाएं थी जिनके प्रभाव में बंदर का मस्तिष्क धीरे धीरे मनुष्य के मस्तिष्क में बदल गया, जो अपनी सभी समानताओं के बावजूद कहीं ज्यादा बड़ा और ज्यादा परिपूर्ण है। मस्तिष्क के विकास के साथ साथ उसके सबसे तात्कालिक उपकरणों, इंद्रियों का विकास हुआ। जिस तरह वाणी के क्रमिक विकास के साथ साथ श्रवण अंग का भी परिष्कार होता है, उसी तरह मस्तिष्क के समग्र विकास के साथ साथ सभी इंद्रियों का परिष्कार होता है। चील मनुष्य से कहीं ज्यादा दूर तक देख सकती है, लेकिन मनुष्य की आंख चील की आंख से कहीं ज्यादा चीजों को पहचान सकती है। कुत्ते में मनुष्य से कहीं ज्यादा तेज गंध की भावना होती है, लेकिन वह उन गंधों का 100वां हिस्सा भी नहीं पहचान सकता जो मनुष्य के लिए अलग अलग चीजों को दर्शाने वाले निश्चित संकेत हैं। और स्पर्श की भावना, जो बंदर में अपने सबसे कच्चे प्रारंभिक रूप में शायद ही होती है, श्रम के माध्यम से ही मनुष्य के हाथ के विकास के साथ साथ विकसित हुई है। मस्तिष्क और उसकी सहायक इंद्रियों के विकास, चेतना की बढ़ती स्पष्टता, अमूर्तता और निष्कर्ष की शक्ति के श्रम और भाषण पर प्रतिक्रिया ने श्रम और भाषण दोनों को आगे के विकास के लिए एक हमेशा नवीनीकृत आवेग दिया। यह विकास तब अपने निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जब मनुष्य अंततः बंदर से अलग हो गया, लेकिन कुल मिलाकर इसने और भी शक्तिशाली प्रगति की। इसकी डिग्री और दिशा अलग अलग लोगों और अलग अलग समय में अलग अलग रही, और यहाँ तक कि स्थानीय या अस्थायी प्रतिगमन द्वारा बाधित भी हुई। इस आगे के विकास को एक ओर दृढ़ता से आगे बढ़ाया गया है और दूसरी ओर एक नए तत्व द्वारा अधिक निश्चित दिशाओं के साथ निर्देशित किया गया है, जो पूर्ण विकसित मनुष्य के प्रकट होने के साथ ही खेल में आया, अर्थात समाज। सैकड़ों हजारों वर्ष पृथ्वी के इतिहास में मनुष्य के जीवन के एक सेकंड से अधिक महत्व नहीं रखते। इंगेल्स नोट, इस संबंध में एक प्रमुख अधिकारी सर विलियम थॉमसन ने गणना की है कि जब पृथ्वी पौधों और जानवरों के रहने के लिए पर्याप्त रूप से ठंडी हो गई थी, तब से 100 मिलियन वर्ष से थोड़ा अधिक समय बीता होगा। निश्चित रूप से पेड़ पर चढ़ने वाले बंदरों के एक समूह से मानव समाज के उद्भव से पहले बीत गए थे। फिर भी यह अंततः प्रकट हुआ, और हम एक बार फिर बंदरों के समूह और मानव समाज के बीच विशिष्ट अंतर के रूप में क्या पाते हैं? श्रम। वानर झुंड भौगोलिक परिस्थितियों या पड़ोसी झुंडों के प्रतिरोध द्वारा इसके लिए निर्धारित भोजन क्षेत्र को चरने से संतुष्ट था। इसने नए भोजन के मैदान जीतने के लिए पलायन और संघर्ष किया, लेकिन यह उनसे अपनी प्राकृतिक स्थिति में जितना वे देते थे उससे अधिक निकालने में असमर्थ था। जानवरों की संख्या सबसे अच्छी तरह से स्थिर रह सकती है, लेकिन सभी जानवर बहुत सारा भोजन बर्बाद करते हैं और इसके अलावा अगली पीढ़ी के भोजन की आपूर्ति को नष्ट कर देते हैं। शिकारी के विपरीत, भेड़ या मादा को नहीं छोड़ता जो अगले साल उसे बच्चे देती है। ग्रीस में बकरियां, जो युवा झाड़ियों को परिपक्व होने से पहले ही खा जाती हैं, ने देश के सभी पहाड़ों को खा लिया है। जानवरों की यह शिकारी अर्थव्यवस्था प्रजातियों के क्रमिक परिवर्तन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जो उन्हें सामान्य भोजन के अलावा अन्य के लिए खुद को अनुकूलित करने के लिए मजबूर करती है, जिसके कारण उनका रक्त एक अलग रासायनिक संरचना प्राप्त करता है और संपूर्ण शारीरिक संरचना धीरे धीरे बदल जाती है, जबकि जो प्रजातियां अनुकूलित नहीं रह गई हैं वे मर जाती हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस शिकारी अर्थव्यवस्था ने हमारे पूर्वजों के बंदर से मनुष्य में परिवर्तन में शक्तिशाली योगदान दिया। बंदरों की एक ऐसी प्रजाति में जो बुद्धिमत्ता और अनुकूलनशीलता में सभी अन्य से कहीं आगे थी, इस शिकारी अर्थव्यवस्था ने भोजन के लिए उपयोग किए जाने वाले पौधों की संख्या और खाद्य पौधों के अधिक से अधिक खाद्य भागों की खपत में निरंतर वृद्धि की होगी। संक्षेप में, भोजन अधिकाधिक विविध होता गया तथा इसके साथ शरीर में प्रवेश करने वाले पदार्थ भी विविध होते गए, वे पदार्थ जो मनुष्य में परिवर्तन के लिए रासायनिक आधार थे। लेकिन ये सब अभी तक शब्द के सही अर्थ में श्रम नहीं था।
श्रम की शुरुआत औजार बनाने से होती है। और सबसे प्राचीन औजार कौन से हैं जो हमें मिले हैं? प्रागैतिहासिक मनुष्य की खोज की गई विरासतों और सबसे पुराने ऐतिहासिक लोगों और समकालीन जंगली लोगों की जीवन शैली के आधार पर सबसे प्राचीन वे शिकार और मछली पकड़ने के औजार हैं जो एक ही समय में हथियार के रूप में काम आते हैं। लेकिन शिकार और मछली पकड़ने के लिए केवल वनस्पति भोजन से मांस के सहवर्ती उपयोग में संक्रमण की आवश्यकता होती है, और यह बंदर से मनुष्य में संक्रमण की प्रक्रिया में एक और महत्वपूर्ण कदम है। मांस आहार में लगभग तैयार अवस्था में जीव द्वारा अपने चयापचय के लिए आवश्यक सबसे आवश्यक तत्व होते हैं। पाचन के लिए आवश्यक समय को कम करके इसने वनस्पति जीवन के अनुरूप अन्य वनस्पति शारीरिक प्रक्रियाओं को भी छोटा कर दिया, और इस प्रकार पशु जीवन के सक्रिय प्रकटीकरण के लिए और अधिक समय, सामग्री और इच्छा प्राप्त की। और मनुष्य जितना वनस्पति जगत से दूर होता गया उतना ही वह पशु से ऊपर उठता गया। जिस तरह मांस के साथ साथ शाकाहारी आहार के आदी होने से जंगली बिल्लियां और कुत्ते मनुष्य के सेवक बन गए, उसी तरह शाकाहारी आहार के साथ साथ मांसाहारी आहार के अनुकूलन ने मनुष्य को शारीरिक शक्ति और स्वतंत्रता प्रदान करने में बहुत योगदान दिया। हालांकि मांसाहारी आहार का सबसे बड़ा प्रभाव मस्तिष्क पर पड़ा, जिसे अब पोषण और विकास के लिए आवश्यक सामग्री का कहीं अधिक समृद्ध प्रवाह प्राप्त हुआ, और इसलिए पीढ़ी दर पीढ़ी अधिक तेजी से और पूरी तरह से विकसित हो सकता था। शाकाहारियों के प्रति पूरे सम्मान के साथ, मनुष्य मांसाहारी आहार के बिना अस्तित्व में नहीं आया, और यदि मांसाहारी आहार हमारे द्वारा ज्ञात सभी लोगों में किसी न किसी समय नरभक्षण का कारण बना है, बर्लिनवासियों के पूर्वज वेलेटेबियन या विल्जियन 10वीं शताब्दी के अंत तक अपने माता पिता को खाते थे, तो आज ये हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता। मांसाहार ने निर्णायक महत्व की दो नई प्रगतियों को जन्म दिया: अग्नि का उपयोग और पशुओं को पालतू बनाना। पहले ने पाचन प्रक्रिया को और भी छोटा कर दिया, क्योंकि इसने मुंह को पहले से ही आधा पचा हुआ भोजन उपलब्ध कराया। दूसरे ने शिकार के अलावा आपूर्ति का एक नया, अधिक नियमित स्रोत खोलकर मांस को अधिक प्रचुर बना दिया, और इसके अलावा दूध और उसके उत्पादों में भोजन का एक नया पदार्थ प्रदान किया जो कम से कम अपनी संरचना में मांस जितना ही मूल्यवान था। इस प्रकार ये दोनों प्रगतियां अपने आप में मनुष्य की मुक्ति के लिए नए साधन थे। मनुष्य और समाज के विकास के लिए उनके बहुत महत्वपूर्ण होने के बावजूद उनके अप्रत्यक्ष प्रभावों पर यहाँ विस्तार से चर्चा करना हमें बहुत दूर ले जाएगा। जिस तरह मनुष्य ने खाने योग्य हर चीज का सेवन करना सीखा, उसी तरह उसने किसी भी जलवायु में रहना भी सीखा। वह पूरी रहने योग्य दुनिया में फैल गया। वह एकमात्र ऐसा जानवर था जो अपनी मर्जी से ऐसा करने में पूरी तरह सक्षम था। अन्य जानवर जो सभी जलवायु के आदी हो गए हैं, पालतू जानवर और कीड़े मकोड़े, वे स्वतंत्र रूप से नहीं बल्कि केवल मनुष्य के बाद ही बने, और मनुष्य के मूल निवास के समान गर्म जलवायु से ठंडे क्षेत्रों में संक्रमण, जहां वर्ष गर्मियों और सर्दियों में विभाजित था, ने नई आवश्यकताओं को जन्म दिया: ठंड और नमी से बचाव के लिए आश्रय और कपड़े, और इसलिए श्रम के नए क्षेत्र, गतिविधि के नए रूप, जिसने मनुष्य को पशु से और भी अलग कर दिया। हाथ, वाणी के अंगों और मस्तिष्क के संयुक्त कार्य से न केवल प्रत्येक व्यक्ति में बल्कि समाज में भी मनुष्य अधिक से अधिक जटिल कार्य करने में सक्षम हो गया, और अपने लिए उच्चतर लक्ष्य निर्धारित करने और उन्हें प्राप्त करने में सक्षम हो गया। प्रत्येक पीढ़ी का कार्य स्वयं भिन्न, अधिक परिपूर्ण और अधिक विविधतापूर्ण होता गया। कृषि में शिकार और पशुपालन को जोड़ा गया, फिर कताई, बुनाई, धातुकर्म, मिट्टी के बर्तन और नौवहन आए। व्यापार और उद्योग के साथ साथ अंततः कला और विज्ञान का उदय हुआ। जनजातियां राष्ट्र और राज्य बन गईं। कानून और राजनीति का उदय हुआ, और उनके साथ मानव मन में मानवीय चीजों का वह शानदार प्रतिबिंब, धर्म। इन सभी छवियों के सामने, जो पहले स्थान पर मन की उपज प्रतीत होती थी और मानव समाजों पर हावी लगती थी, काम करने वाले हाथ की अधिक मामूली रचनाएं पृष्ठभूमि में चली गईं, और भी अधिक इसलिए क्योंकि श्रम की योजना बनाने वाला मन समाज के विकास में बहुत प्रारंभिक चरण में, उदाहरण के लिए पहले से ही आदिम परिवार में, अपने हाथों के अलावा अन्य हाथों से नियोजित श्रम को पूरा करने में सक्षम था। सभ्यता की तीव्र प्रगति का सारा श्रेय मन को, मस्तिष्क के विकास और क्रियाशीलता को दिया गया। मनुष्य अपने कार्यों को अपनी आवश्यकताओं, जो किसी भी मामले में मन में प्रतिबिंबित और अनुभव की जाती हैं, के बजाय विचारों से उत्पन्न होने के रूप में समझाने के आदी हो गए,
और इस प्रकार समय के साथ वह आदर्शवादी विश्व दृष्टि उभरी जो विशेष रूप से पुरातन दुनिया के पतन के बाद से मनुष्यों के मन पर हावी रही है। यह अभी भी उन पर इस हद तक हावी है कि डार्विनियन स्कूल के सबसे भौतिकवादी प्राकृतिक वैज्ञानिक भी अभी भी मनुष्य की उत्पत्ति के बारे में कोई स्पष्ट विचार बनाने में असमर्थ हैं, क्योंकि इस वैचारिक प्रभाव के तहत वे श्रम द्वारा निभाई गई भूमिका को नहीं पहचानते हैं। जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है, जानवर अपनी गतिविधियों से पर्यावरण को उसी तरह बदलते हैं, भले ही मनुष्य की तरह न भी हो, और ये परिवर्तन, जैसा कि हमने देखा है, बदले में उन पर प्रतिक्रिया करते हैं और उन्हें बदलते हैं जिन्होंने उन्हें बनाया है। प्रकृति में कुछ भी अलग थलग नहीं होता। हर चीज हर दूसरी चीज को प्रभावित करती है और उससे प्रभावित होती है, और यह ज्यादातर इसलिए है क्योंकि इस बहुआयामी गति और अंतःक्रिया को भुला दिया जाता है कि हमारे प्राकृतिक वैज्ञानिक सरलतम चीजों के बारे में स्पष्ट अंतर्दृष्टि प्राप्त करने से वंचित रह जाते हैं। हमने देखा है कि बकरियों ने ग्रीस में जंगलों के पुनर्जनन को कैसे रोका है। सेंट हेलेना के द्वीप पर पहले आगमन द्वारा लाए गए बकरियों और सुअरों ने इसकी पुरानी वनस्पति को लगभग पूरी तरह से नष्ट करने में सफलता प्राप्त की है, और इस तरह बाद के नाविकों और उपनिवेशवादियों द्वारा लाए गए पौधों के प्रसार के लिए जमीन तैयार की है। लेकिन जानवर अनजाने में, और जहां तक जानवरों का सवाल है, गलती से अपने पर्यावरण पर स्थायी प्रभाव डालते हैं। हालांकि मनुष्य जानवरों से जितना दूर होते हैं, प्रकृति पर उनका प्रभाव उतना ही अधिक पूर्व निर्धारित योजनाबद्ध कार्रवाई का चरित्र ग्रहण करता है जो निश्चित पूर्वकल्पित उद्देश्यों की ओर निर्देशित होता है। जानवर किसी इलाके की वनस्पति को नष्ट कर देता है बिना ये जाने कि वह क्या कर रहा है। मनुष्य उसे नष्ट कर देता है ताकि इस तरह से मुक्त हुई मिट्टी पर खेत की फसलें बो सके, या ऐसे पेड़ या बेलें लगा सके जिनके बारे में उसे पता है कि वे लगाए गए पौधे से कई गुना अधिक उपज देंगे। वह उपयोगी पौधों और पालतू जानवरों को एक देश से दूसरे देश में स्थानांतरित करता है और इस तरह पूरे महाद्वीपों की वनस्पतियों और जीवों को बदल देता है। इससे भी अधिक, कृत्रिम प्रजनन के माध्यम से पौधे और जानवर दोनों ही मनुष्य के हाथों इतने बदल जाते हैं कि वे पहचान में नहीं आते। जंगली पौधे जिनसे हमारे अनाज की किस्में उत्पन्न हुई, उन्हें अभी भी व्यर्थ खोजा जा रहा है। जंगली जानवरों के बारे में अभी भी कुछ विवाद है, जिनसे हमारे कुत्तों की बहुत अलग नस्लें या हमारे घोड़ों की समान रूप से कई नस्लें उत्पन्न हुई हैं। ये कहने की आवश्यकता नहीं है कि जानवरों की योजनाबद्ध पूर्व निर्धारित तरीके से कार्य करने की क्षमता पर विवाद करना हमारे लिए उचित नहीं होगा। इसके विपरीत, भ्रूण में क्रिया का एक नियोजित तरीका मौजूद होता है, जहां प्रोटोप्लाज्म जीवित एल्बुमिन मौजूद होता है और प्रतिक्रिया करता है, अर्थात निश्चित बाहरी उत्तेजनाओं के परिणामस्वरूप निश्चित, भले ही अत्यंत सरल क्रियाएं करता है। ऐसी प्रतिक्रिया तब भी होती है जब कोई कोशिका नहीं होती, तंत्रिका कोशिका तो और भी कम होती है। जिस तरह से कीट भक्षी पौधे अपने शिकार को पकड़ते हैं, उसमें कुछ हद तक योजनाबद्ध क्रिया होती है, हालांकि वे इसे पूरी तरह से अनजाने में करते हैं। जानवरों में सचेत योजनाबद्ध क्रिया की क्षमता तंत्रिका तंत्र के विकास के समानुपाती होती है, और स्तनधारियों में ये काफी उच्च स्तर पर पहुंच जाती है। इंग्लैंड में लोमड़ी का शिकार करते समय कोई भी व्यक्ति प्रतिदिन देख सकता है कि लोमड़ी अपने शिकारियों से बचने के लिए इलाके के अपने उत्कृष्ट ज्ञान का कितनी अच्छी तरह से उपयोग करती है, और वह जमीन की सभी अनुकूल विशेषताओं को कितनी अच्छी तरह से जानती है और उनका उपयोग करती है, जिससे गंध खो जाती है। हमारे पालतू जानवरों में, जो मनुष्य के साथ संगति के कारण अधिक विकसित हुए हैं, बच्चों के समान ही चालाकी के कार्य लगातार देखे जा सकते हैं। क्योंकि जिस तरह मां के गर्भ में मानव भ्रूण का विकास इतिहास कृमि से शुरू होने वाले हमारे पशु पूर्वजों के शारीरिक विकास के इतिहास का संक्षिप्त दोहराव मात्र है, जो लाखों वर्षों तक फैला हुआ है, उसी तरह मानव बच्चे का मानसिक विकास भी कम से कम बाद के पूर्वजों के बौद्धिक विकास का संक्षिप्त दोहराव मात्र है। लेकिन सभी जानवरों की सभी योजनाबद्ध क्रियाएं कभी भी पृथ्वी पर अपनी इच्छा की छाप छोड़ने में सफल नहीं हुई हैं। यह मनुष्य के लिए छोड़ दिया गया था। संक्षेप में, पशु केवल अपने पर्यावरण का उपयोग करता है और अपनी उपस्थिति से ही उसमें परिवर्तन लाता है। मनुष्य अपने परिवर्तनों से उसे अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उपयोग करता है, उस पर अधिकार करता है। मनुष्य और अन्य पशुओं के बीच यह अंतिम आवश्यक अंतर है, और एक बार फिर यह श्रम ही है जो इस अंतर को लाता है।
लेकिन हमें प्रकृति पर अपनी मानवीय जीत के कारण खुद को बहुत अधिक खुश नहीं करना चाहिए। ऐसी प्रत्येक जीत के लिए प्रकृति हमसे बदला लेती है। ये सच है कि प्रत्येक जीत पहली जगह में हमारे द्वारा अपेक्षित परिणाम लाती है, लेकिन दूसरी और तीसरी जगह पर इसके बिल्कुल अलग, अप्रत्याशित प्रभाव होते हैं जो अक्सर पहले को रद्द कर देते हैं। मेसोपोटामिया, ग्रीस, एशिया माइनर और अन्य जगहों पर जिन लोगों ने खेती योग्य भूमि प्राप्त करने के लिए जंगलों को नष्ट कर दिया, उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि जंगलों के साथ साथ नमी के संग्रह केंद्रों और भंडारों को हटाकर वे उन देशों की वर्तमान बदहाल स्थिति का आधार बना रहे थे। जब आल्प्स के इटालियंस ने दक्षिणी ढलानों पर देवदार के जंगलों का उपयोग किया, जिन्हें उत्तरी ढलानों पर बहुत सावधानी से संजोया गया था, तो उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ऐसा करके वे अपने क्षेत्र में डेयरी उद्योग की जड़ों को काट रहे थे। उन्हें इस बात का और भी कम अंदाजा था कि वे इस तरह अपने पहाड़ी झरनों को साल के अधिकांश समय के लिए पानी से वंचित कर रहे थे, और उन्हें बरसात के मौसम में मैदानों पर और भी अधिक प्रचंड बाढ़ लाने के लिए संभव बना रहे थे। यूरोप में आलू फैलाने वालों को ये पता नहीं था कि इन आटे जैसे कंदों के साथ वे स्क्रोफुला भी फैला रहे थे। इस प्रकार हर कदम पर हमें याद दिलाया जाता है कि हम प्रकृति पर किसी विदेशी लोगों पर विजेता की तरह शासन नहीं करते हैं, जैसे कोई प्रकृति से बाहर खड़ा हो, लेकिन हम मांस, रक्त और मस्तिष्क के साथ प्रकृति से संबंधित हैं और इसके बीच में रहते हैं, और इस पर हमारी सारी महारत इस तथ्य में निहित है कि हमें अन्य सभी प्राणियों की तुलना में इसके नियमों को सीखने और उन्हें सही तरीके से लागू करने में लाभ है। और वास्तव में हर बीतते दिन के साथ हम इन नियमों की बेहतर समझ प्राप्त कर रहे हैं और प्रकृति के पारंपरिक क्रम में हमारे हस्तक्षेप के अधिक तात्कालिक और अधिक दूरगामी दोनों परिणामों को समझ रहे हैं। विशेष रूप से वर्तमान शताब्दी में प्राकृतिक विज्ञानों द्वारा की गई महान प्रगति के बाद हम पहले से कहीं अधिक इस स्थिति में हैं कि हम कम से कम अपने दैनिक उत्पादन कार्यों के अधिक दूरगामी प्राकृतिक परिणामों को भी समझ सकें और इसलिए उन्हें नियंत्रित कर सकें। लेकिन ये जितना अधिक आगे बढ़ेगा उतना ही अधिक मनुष्य न केवल प्रकृति के साथ अपनी एकता को महसूस करेंगे बल्कि जानेंगे भी, और मन और पदार्थ, मनुष्य और प्रकृति, आत्मा और शरीर के बीच विरोधाभास का बेतुका और अप्राकृतिक विचार उतना ही अधिक असंभव हो जाएगा, जैसा कि यूरोप में शास्त्रीय पुरातनता के पतन के बाद उत्पन्न हुआ और ईसाई धर्म में इसका उच्चतम विस्तार हुआ। उत्पादन के क्षेत्र में हमारे कार्यों के अधिक दूरगामी प्राकृतिक प्रभावों की गणना करना सीखने के लिए हमें हजारों वर्षों के परिश्रम की आवश्यकता पड़ी, लेकिन इन कार्यों के अधिक दूरगामी सामाजिक प्रभावों के संबंध में यह और भी अधिक कठिन रहा है। हमने आलू और उसके परिणामस्वरूप स्क्रोफुला के प्रसार का उल्लेख किया, लेकिन आलू के आहार पर श्रमिकों को सीमित करने से पूरे देश में आम जनता की जीवन स्थितियों पर पड़ने वाले प्रभावों की तुलना में स्क्रोफुला क्या है, या 1847 में आयरलैंड में आलू की बीमारी के कारण आया काल की तुलना में, जिसने केवल या लगभग पूरी तरह से आलू पर पलने वाले 10 लाख आयरिश लोगों को कब्र में पहुंचा दिया और 2 मिलियन से अधिक लोगों को विदेश में पलायन करने के लिए मजबूर किया। जब अरबों ने शराब को आस्वादित करना सीखा, तो उनके दिमाग में ये कभी नहीं आया कि ऐसा करके वे उस समय तक अज्ञात अमेरिकी महाद्वीप के आदिवासियों के विनाश के लिए एक प्रमुख हथियार बना रहे थे। और जब बाद में कोलंबस ने इस अमेरिका की खोज की, तो उसे नहीं पता था कि ऐसा करके वह गुलामी को फिर से जन्म दे रहा था, जिसे यूरोप में बहुत पहले ही खत्म कर दिया गया था, और नीग्रो दास व्यापार की नींव रख रहा था। 17वीं और 18वीं सदी में भाप इंजन बनाने के लिए मेहनत करने वाले लोगों को इस बात का अंदाजा नहीं था कि वे एक ऐसा उपकरण तैयार कर रहे थे जो किसी भी अन्य उपकरण से ज्यादा दुनिया भर में सामाजिक संबंधों में क्रांति लाने वाला था। खास तौर पर यूरोप में अल्पसंख्यकों के हाथों में धन को केंद्रित करके और विशाल बहुमत को बेदखल करके, इस उपकरण का उद्देश्य पहले तो पूंजीपति वर्ग को सामाजिक और राजनीतिक वर्चस्व देना था, लेकिन बाद में पूंजीपति वर्ग और सर्वहारा वर्ग के बीच एक वर्ग संघर्ष को जन्म देना था जो केवल पूंजीपति वर्ग को उखाड़ फेंकने और सभी वर्ग विरोधों को खत्म करने में ही समाप्त हो सकता था। लेकिन इस क्षेत्र में भी लंबे और प्रायः क्रूर अनुभव के द्वारा तथा ऐतिहासिक सामग्री को एकत्रित और विश्लेषित करके हम धीरे धीरे अपनी उत्पादन गतिविधि के अप्रत्यक्ष, अधिक दूरगामी सामाजिक प्रभावों के बारे में स्पष्ट दृष्टिकोण प्राप्त करना सीख रहे हैं, और इस प्रकार हमें इन प्रभावों को नियंत्रित और विनियमित करने का अवसर भी प्राप्त हो रहा है। हालांकि इस विनियमन के लिए सिर्फ ज्ञान से ज्यादा कुछ चाहिए।
इसके लिए हमारे अब तक के उत्पादन के तरीके में पूरी तरह से क्रांति की जरूरत है, और साथ ही साथ हमारे पूरे समकालीन सामाजिक व्यवस्था में भी क्रांति की जरूरत है। उत्पादन के सभी मौजूदा तरीकों का उद्देश्य केवल श्रम के सबसे तात्कालिक और सीधे उपयोगी प्रभाव को प्राप्त करना है। आगे के परिणाम, जो बाद में ही दिखाई देते हैं और धीरे धीरे पुनरावृत्ति और संचय के माध्यम से प्रभावी होते हैं, पूरी तरह से उपेक्षित थे। भूमि का मूल साझा स्वामित्व एक ओर मानव जाति के विकास के उस स्तर के अनुरूप था जिसमें उनका क्षितिज सामान्य रूप से उसी तक सीमित था जो तुरंत उपलब्ध था, और दूसरी ओर भूमि की एक निश्चित अतिरिक्तता को पूर्व निर्धारित करता था जो इस आदिम प्रकार की अर्थव्यवस्था के संभावित बुरे परिणामों को ठीक करने के लिए कुछ गुंजाइश देता था। जब यह अतिरिक्त भूमि समाप्त हो गई तो साझा स्वामित्व भी कम हो गया। हालांकि उत्पादन के सभी उच्चतर रूपों ने जनसंख्या को विभिन्न वर्गों में विभाजित कर दिया और इस प्रकार शासक और उत्पीड़ित वर्गों के बीच विरोध को जन्म दिया। इस प्रकार शासक वर्ग के हित उत्पादन का प्रेरक कारक बन गए, क्योंकि उत्पादन अब उत्पीड़ित लोगों के लिए जीविका के सबसे बुनियादी साधन प्रदान करने तक सीमित नहीं था। ये पश्चिमी यूरोप में आज प्रचलित पूंजीवादी उत्पादन पद्धति में पूरी तरह से लागू किया गया है। उत्पादन और विनिमय पर प्रभुत्व रखने वाले व्यक्तिगत पूंजीपति अपने कार्यों के केवल सबसे तात्कालिक उपयोगी प्रभाव से ही खुद को जोड़ पाते हैं। वास्तव में यह उपयोगी प्रभाव भी, जहां तक यह उत्पादित या विनिमय की जाने वाली वस्तु की उपयोगिता का प्रश्न है, पृष्ठभूमि में बहुत पीछे चला जाता है और एकमात्र प्रेरणा बिक्री पर होने वाला लाभ बन जाती है। शास्त्रीय राजनीतिक अर्थव्यवस्था पूंजीपति वर्ग का सामाजिक विज्ञान मुख्य रूप से उत्पादन और विनिमय के क्षेत्रों में मानवीय कार्यों के केवल उन सामाजिक प्रभावों की जांच करता है जो वास्तव में अभिप्रेत हैं। ये पूरी तरह से उस सामाजिक संगठन से मेल खाता है जिसकी ये सैद्धांतिक अभिव्यक्ति है। चूंकि व्यक्तिगत पूंजीपति तत्काल लाभ के लिए उत्पादन और विनिमय में लगे हुए हैं, इसलिए केवल निकटतम सबसे तात्कालिक परिणामों को ही पहले ध्यान में रखा जाना चाहिए। जब तक व्यक्तिगत निर्माता या व्यापारी किसी निर्मित या खरीदी गई वस्तु को सामान्य रूप से वांछित लाभ के साथ बेचता है, तब तक वह संतुष्ट रहता है और इस बात की चिंता नहीं करता कि बाद में उस वस्तु और उसके खरीदारों का क्या होगा। यही बात समान कार्यों के प्राकृतिक प्रभावों पर भी लागू होती है। क्यूबा में स्पेनिश बागान मालिकों को क्या परवाह थी, जिन्होंने पहाड़ों की ढलानों पर जंगलों को जला दिया और राख से बहुत अधिक लाभदायक कॉफी के पेड़ों की एक पीढ़ी के लिए पर्याप्त उर्वरक प्राप्त किया। उन्हें क्या परवाह थी कि भारी उष्णकटिबंधीय वर्षा ने बाद में मिट्टी की असुरक्षित ऊपरी परत को बहा दिया और पीछे केवल नंगी चट्टान छोड़ दी। प्रकृति के संबंध में समाज की तरह उत्पादन की वर्तमान प्रणाली मुख्य रूप से केवल तात्कालिक सबसे ठोस परिणाम के बारे में चिंतित है, और फिर आश्चर्य व्यक्त किया जाता है कि इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किए गए कार्यों के अधिक दूरगामी परिणाम काफी अलग होते हैं, ज्यादातर चरित्र में बिल्कुल विपरीत होते हैं, कि आपूर्ति और मांग का सामंजस्य बिल्कुल विपरीत में बदल जाता है, जैसा कि प्रत्येक 10 वर्षीय औद्योगिक चक्र के दौरान दिखाया गया है। यहाँ तक कि जर्मनी को भी क्रैश में इसका थोड़ा प्रारंभिक अनुभव हुआ है कि अपने स्वयं के श्रम पर आधारित निजी स्वामित्व अनिवार्य रूप से श्रमिकों के अधिग्रहण में विकसित होता है, जबकि सभी धन गैर श्रमिकों के हाथों में अधिक से अधिक केंद्रित होता जाता है। कि पांडुलिपि यहाँ रुकती है।